जापान शब्द सुनकर हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये है कि ये देश एक बहुत ही पीस लविंग नेशन है। बट हाल ही के दिनों में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने ना सिर्फ जापान को बल्कि पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। 8 जुलाई 2022 जापानीज स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग लगभग 11:30 पर जापानीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी की एक कैंपेन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। The assassination of former Prime Minister Shinzo Abe shocked not just Japan, but the world. Video of the attack shows the final moments of Abe's life. Abe was truly a giant of Japan's political life. In Japan, where strict goes to a small crowd when a shot rang out behind him. To a local hospital where doctors tried to resuscitate him with blood transfusions, but in vain. दरअसल 10 जुलाई से जापान पार्लियामेंट के अपर हाउस, जिसे हाउस ऑफ काउंसलर्स कहते हैं, उसके इलेक्शन होने थे। शिंजो आबे, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, वो अपने एक पार्टी मेंबर की सैटो के सपोर्ट में कैंपेन कर रहे थे। उस कैंपेन के दौरान उन पर फायरिंग होती है और उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन पर एक 41 साल के आदमी जिसका नाम तेत्सुआ यामागामी है, उसने अटैक किया है और ये एक फॉर्मर जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का सेलर था। मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स की नेवल ब्रांच है। अब ये एक डाउट आ रहा होगा कि जापान आर्म फोर्स को सेल्फ डिफेंस फोर्स क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब हिस्ट्री में है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 और हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब अटैक्स के बाद इतना ज्यादा खून खराबा होता है कि जापान के लोग कोई फर्दर वॉर नहीं चाहते थे, जिसके चलते 1947 में जब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसमें एक आर्टिकल 9 को ऐड किया जाता है। आर्टिकल 9 कहता है कि जापान हमेशा के लिए वॉर्स को त्याग देगा और कभी भी लैंड, सी एंड एयर फोर्सेस को मेंटेन नहीं करेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही यूएसए फोर्सेस जापान को एक्सटर्नल एनिमी अटैक से प्रोटेक्ट करती रही है। बट जब यूएसए ट्रूप 1950 में कोरियन वॉर के लिए चली जाती है तो जापान हाईली वल्नरेबल और डिफेंसलेस हो जाता है। तब जापान को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि उसे नेशनल सिक्योरिटी पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे। इसके चलते 1951 में यूएसए और जापान के बीच में एक सिक्योरिटी ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी में बोला जाता है कि यूएसए जापान को हमेशा एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करेगा, बट जापान को इंटरनल थ्रेट्स खुद से ही डील करने पड़ेंगे, जिसके चलते 1954 में एक सेल्फ डिफेंस फोर्स एक्ट आता है और तब जाके जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स बनती है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस इंसान ने आबे जी पर एक होममेड गन से अटैक किया था। इसको बनाने के लिए पाइप, टेप जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि ऐसी गन जिसमें पाइप, टेप जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया, ऐसी गन बनाने का क्या रीजन था। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जापान को एक पीस लविंग नेशन समझा जाता है। इसका बहुत बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि जापान में फायर आर्म्स या गन्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं। जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं उन्हें बहुत सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ चेक, ड्रग चेक, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। अगर इन सब चीजों से पास हो गए तो उन्हें एक फायर आर्म ट्रेनिंग करनी होती है। उस ट्रेनिंग में अगर पास होते हैं तो उन्हें एक रिटन टेस्ट देना होता है जिसमें 95% मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने की वजह से इस इंसान ने बस होममेड चीजों का इस्तेमाल करके ये गन बनाई और शिंजो आबे जी पर अटैक किया। अटैक करने का रीजन ये बताया जा रहा है कि इस इंसान का किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ इशू चल रहा था और इसका मानना ये था कि शिंजो आबे जी का लिंक उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, इसलिए ये उन पर अटैक करता है। इस अटैक के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो हैंडमेड गन्स पर बनता है। हैंडमेड गन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन्हें ट्रेस कर पाना बहुत टफ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इसके साथ ही दुनिया भर में 3D प्रिंटेड गन्स बनती हैं, तो उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाए। इस इंसिडेंट के हो जाने के बाद जापान की सिक्योरिटी फोर्स पर सवाल खड़े होते हैं। जापान एक सेफ नेशन माना जाता है, बट ऐसे इंसिडेंट हो जाने के बाद वहां के सिटीजन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये अटैक एक फॉर्मर डिफेंस पर्सनल ने किया है। डिफेंस पर्सनल पैट्रियटिज्म के लिए माने जाते हैं। अगर वो ही नेशनल लीडर्स पर अटैक करेंगे तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। जापान एक पीसफुल देश है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम डेटा की बात करें तो 2018 में यूएसए में लगभग 40,000 फायर आर्म्स डेथ देखी गई हैं, जबकि जापान में सिर्फ 10। शिंजो आबे जी जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे। ये 2006 से 2007 और फिर 2012 से 2020 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। शिंजो आबे जी एक ग्रेट लीडर तो थे ही, साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोग इनसे इमोशनली कनेक्टेड थे। Bei seinen Freunden und mit großer Trauer senden wir auch unsere Grüße
all the people of Japan.